जैसे योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। हेलो बच्चों, आज का जो प्यारा सा टॉपिक है वो है टॉर्क, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट है। ये तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कंसेक्यूटिव हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और जाके सारे वीडियोस को देखो। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको नोट मिलेगा। आपको किसी चीज की सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे इन वीडियोस को देखने के बाद आप इसको पॉज करके आप आराम से नोट्स भी लिख सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इलस्ट्रेटिव नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप अगर 11th के स्टूडेंट्स हो, आपको बेस बहुत क्लियर होना है सो दैट कि आप 12th में जाओगे और जब नीट की तैयारी करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चे आते हैं हम लोग टॉर्क में। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो जनरली आप बच्चों देखा होगा कि वो रिंच से जब हम लोग कोई नट वगैरह खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर डंडा अगर छोटा है, मतलब ये जो इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में, अगर ये छोटा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगा के इसको टर्न करना पड़ता है। लेकिन अगर ये लंबे डंडा वाला है, इसका डंडा अगर लंबा है तो इसको घुमाने आपको सुविधा होता है, वो आराम से घूम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क का जो मेजरमेंट की बात करेंगे, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये रिंच है। अगर आप फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में, मान लो कि इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, तो आप जहां फोर्स लगा रहे हो और जिस नट में लगा रहे हो, जिसको रोटेट करने के लिए लगा रहे हो, तो वहां से उसका जो लेंथ है, अगर इस फोर्स के डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर है तो इस लेंथ को हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं। इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। और टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। तो ये टॉ बराबर होता है मोमेंट आर्म कितना है उसका लेंथ, मान लो समथिंग लेंथ L है और फोर्स आपने कितना लगाया, F लगाया है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। ये किस तरह से निकलता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें वेक्टर की भी बात होगी, डायरेक्शन की भी बात होगी। तो हम लोग आते हैं इस मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का जो एक डेफिनेशन है वो ये है, the turning effect on a body due to the applied force about a fixed point or axis is called torque। यानी किसी फिक्स पॉइंट या एक्सिस, मान लो कि यहां हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया और यहां कोई एक बॉडी है या लंबा छर है और इसमें हमने फोर्स लगाया और ये फोर्स लगा के इसके अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं। जब इसको इसके अबाउट घुमाएंगे तो जो फोर्स लगाया और ये यहां से लेकर के यहां तक फोर्स का डायरेक्शन अगर इस लेंथ का बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं। मान लो ये मोमेंट आर्म अगर आर है तो यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा वो F इंटू आर हो जाएगा। तो ये तो साधारण सा मेजरमेंट की बात हुई। अब कह रहे हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाते हैं, जो भी एक्सिस है जिसके अबाउट उस बॉडी को टर्न करते हैं फोर्स लगा करके, तो टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपने कितना फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब है, अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या है, उस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रहा होगा, यहां से इस फोर्स के साथ जो एक परपेंडिकुलर आता है, इस डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं, कहीं कहीं फोर्स आर्म भी कहते हैं। तो ये मोमेंट आर्म और फोर्स का जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू हमें टॉर्क का वैल्यू देता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से उसको डिराइव करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करता है, जिसको हम लोग पिवोट पॉइंट कहते हैं। जिसके अबाउट ये बॉडी ऐसे मूव करता है, इस पॉइंट को हम लोग पिवोट पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट है, इसके अबाउट ये छर हमारा घूम रहा है या घूमने के लिए फ्री है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस छर पर हम फोर्स किधर से लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं। इट मे हैपन कि अगर हमने फोर्स ऐसे लगाया है
या हो सकता है कि फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है, या हो सकता है कि फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है। किसी भी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा सकते हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये फोर्स लगने के बाद क्या ये रोटेट करता है, और रोटेट करता है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगने से ज्यादा आराम से रोटेट करेगा और किस डायरेक्शन में लगाने से रोटेट नहीं करेगा। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क का जो डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन हमने कहा कि ये डेफिनेशन है कि आपने कितना फोर्स लगाया और फोर्स को डायरेक्शन हम दिखाते हैं, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पिवोट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग, मैंने कहा कि इधर की तरफ इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, फोर्स का जो डायरेक्शन है हमारा वो इधर है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स का ये हमारा डायरेक्शन है। अब ये फोर्स का ये डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ द लाइन दिस फोर्स का होता है, इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पिवोट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डी ले लिया। अब इस बॉडी को घुमाने के लिए जो हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स का जो मोमेंट होगा दैट इज टॉर्क होगा, तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो होगा वो टॉर्क हो जाएगा। हमने कितना फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी F, और उसके बाद फिर कहते हैं हम लोग कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन का, फोर्स के डायरेक्शन का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया होता तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन हो जाता, ये डायरेक्शन हो जाता, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाता हमारा। लेकिन चूंकि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो लाइन ऑफ एक्शन हमारा ये हो जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवोट पॉइंट का ये होता है। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को हमने अगर d ले लिया तो F इंटू डी इसका टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स का यूज बोले तो जैसे हमने कहा कि यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ये डिस्टेंस हमारा r हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया है d, ये डिस्टेंस हमने d ले लिया है। तो अब ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल हमारा थीटा है। दिस एंगल अगर आप इस लाइन को लेते हो, यहां से थीटा लो या फिर यहां से थीटा लो, बात एक ही है ना। तो ये थीटा एंगल है आपका, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। अब इस ट्रायंगल में नाम दे देते हैं ओ ए, या बी कर दो आप, ओ ए बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो आर, यानी डी का वैल्यू हो गया बच्चों आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे डी के वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा एफ, और डी का वैल्यू हो गया आर साइन थीटा। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये टॉर्क का जो वैल्यू हुआ हमारा एफ आर साइन थीटा हुआ। ये एफ क्या है, आपने कितना फोर्स लगाया दैट वेरी मैग्नीट्यूड, और आपने इस बॉडी के किस पॉइंट पर लगाया उस पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ फोर्स आर्म या मोमेंट आर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ है, दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन से इस पिवोट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी कितना है, दैट वेरी दूरी यहाँ पे आर लिया हमने, तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू आर, और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस के साथ फोर्स का डायरेक्शन कितना कवर करता है, तो दैट वेरी डिस्टेंस का एंगल है यहाँ पे थीटा, तो ये साइन थीटा से ये मल्टीप्लाई हो गया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्क के वैल्यू को प्राप्त कर लिया एक्सप्रेशन। अगर इस वैल्यू को देखा जाए बच्चों तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको वेक्टर के फॉर्म में नजर आता है, क्योंकि ये फोर्स क्या हमारा वेक्टर है और ये टॉर्क को भी हम वेक्टर कहते हैं। तो जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से करते हैं। अब यहां देखना है कि अगर हमने यहां फोर्स लगाया है और यहां पे इस पॉइंट से इस
पॉइंट ऑफ एक्शन को अगर हम r डिस्टेंस कहते हैं तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी पिवोट पॉइंट को अगर हम ओरिजिन कंसीडर करके चलें तो दैट वेरी पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस और डायरेक्शन ये दोनों हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम यहाँ बात करें कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों अगर वेक्टर है तो F क्रॉस R होगा या R क्रॉस F होगा। एक चीज यहां आता है। दूसरा ये आता है कि ये डॉट प्रोडक्ट, चूंकि वेक्टर को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट और क्रॉस दोनों होता है, तो यहाँ डॉट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? किसी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर एफ आर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी एफ आर का डॉट प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा टॉर्क, और टॉर्क हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें मजबूरी में यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ही दिखाना पड़ेगा। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट आप दिखाते हो तो फिर दो बात सामने आती है, एफ क्रॉस आर होगा या आर क्रॉस एफ होगा। तो बच्चों अब इसको हम ऐसे कह रहे हैं कि ये इसको पकड़ के अगर हम ऐसे इसको घुमाने की अगर बात कर रहे हैं तो हमने फोर्स लगाया, मान लिया फोर्स का ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट ऑफ एक्शन का, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है। इस डायरेक्शन को अगर फर्दर अगर हम इस तरह से इनहेंस करें तो ये डायरेक्शन आर का हो जाता है और ये डायरेक्शन हमारे फोर्स का हो जाता है, ये आर का डायरेक्शन हो जाता है, और दोनों के बीच एंगल इधर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये आर क्रॉस एफ करना है या एफ क्रॉस आर करना है। तो जब इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो इसको हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो कराते हुए घुमाते हैं। तो अगर ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो करता है तो थंब का जो डायरेक्शन होगा उन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर थंब का डायरेक्शन अगर राइट हैंडेड स्क्रू रूल के हिसाब से उन दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्शन होना चाहिए तो डेफिनेटली हम आर क्रॉस एफ करेंगे, क्योंकि आर क्रॉस एफ करेंगे तब जाकर के अगर हम आर पर अगर हम फोर फिंगर राइट हैंड का बैठाएंगे और टर्न करेंगे एफ की तरफ तो थंब हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, तब वो राइट हैंडेड स्क्रू रूल को ओबे करेगा, यानी टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम पिवोट पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरा आपने जो फोर्स लगाया उन दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया उसके मेजरमेंट करने का तरीका। अब इसमें एक चीज और हमें देख लेना है कि इसका यूनिट की अगर बात करें बच्चों तो यूनिट कितना होना चाहिए, तो यूनिट अंडरस्टूड है। तो अगर आप यूनिट की बात करोगे तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आर क्या एक तरह से डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का उसका मीटर हो जाता है, तो ये हो गया आपको न्यूटन मीटर, यानी टॉर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। अब टॉर्क से जुड़ी हुई एक बात आता है पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, टॉर्क के साथ पावर एसोसिएट होता है। बच्चों जिस तरह से हम लोगों ने बात करा लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बॉडी है और इस पर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स के ही डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी में होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि हमने वर्क करा कितना फोर्स एंड मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की दिशा में जितना विस्थापन तय किया उन दोनों का जो गुणनफल है वो फोर्स होता है। अगर डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और किसी और डायरेक्शन में करता है, फोर्स हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस समय हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें कॉस थीटा आता है। तो इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट पे। अब यहाँ होता क्या है, जब किसी चीज को किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन से के अबाउट चारों तरफ घूम रहा है, और मान लिया कि हमने इस पर क्या लगाया, टॉर्क लगाया, टॉर्क टॉ लगाया, और ये बॉडी जो है एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। तो जिस तरह से फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, इसी तरह से रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराता है। तो टॉर्क लगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लिया बहुत थोड़ा सा डी थीटा हुआ, तो अब ये टॉर्क ने एंगुलर
रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट करके इन्होंने कितना वर्क करा, तो हम लोग ये कहेंगे कि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बहुत थोड़ा सा वर्क हुआ होगा, और ये वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर केस, और एंगुलर में यहाँ हो जाएगा हमारा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो ये हमारा छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क हुआ अगर टॉर्क ने थोड़ा सा इसको घुमाने की कोशिश करा है। तो अब हमें ये देखना है कि ये इस वैल्यू को हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे इन टर्म ऑफ पावर। अब इसको टाइम से कुछ तो टाइम लगा होगा इसको रोटेट कराने के लिए, मान लो बहुत स्मॉल टाइम यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल टाइम डी थीटा लगा है। अब इसको हमने क्या करा, डी थीटा से दोनों तरफ हमने डिवाइड dt से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी यानी शॉर्ट टाइम डी टी। डी बोले तो बहुत छोटा, जब भी हम मैथमेटिक्स ऑपरेट करते हैं और जहाँ पे डेल्टा या डी का प्रयोग करते हो मैथमेटिक्स में, उसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। तो आप इससे जानते हो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टॉ डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये डी डब्ल्यू क्या हुआ, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो, वर्क जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम लोग पावर कहते हैं। और उसके बाद हुआ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं यानी ओमेगा कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पावर का वैल्यू जो टॉर्क से एसोसिएटेड होता है। इसी तरह से इस पर कुछ एक छोटा सा हमने न्यूमेरिकल दे रखा है, तो कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ ए फोर्स F इक्वल टू सच एंड एक्टिंग एट ए पॉइंट R इक्वल टू सच। यानी कोई एक पॉइंट है, किसी पॉइंट पर जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं, इस पॉइंट पर कोई एक फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट ऑफ एक्शन से इस पिवोट पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हमने R से डिनोट करा। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि इस पर जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा कि R क्रॉस F होगा या F क्रॉस R होगा। तो हमने कहा कि ये R क्रॉस F होगा, तो R क्रॉस F हो गया। तो अब ये R का वैल्यू है, R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है I कैप J कैप N प्लस K कैप, ये डिस्टेंस है मीटर में दिया हुआ है। क्रॉस F का वैल्यू दिया हुआ है I कैप J कैप माइनस K कैप, ये न्यूटन में दिया हुआ है चूंकि फोर्स है ये। इन दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों जब ये कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स I J K, को कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर कहते हैं। जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो इसको इंडिविजुअल करोगे तो इसमें मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है, तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज कर लेते हैं। तो आई जे के तीनों में कॉमन है, तो इस कॉमन वैल्यू को हम लोग पहले रो में रखते हैं आई जे के, और उसके बाद प्री फैक्टर ये है और पोस्ट फैक्टर ये है। तो प्री फैक्टर के आई जे के के साथ जो कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं। आई के साथ कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड है, जे के साथ -1 है, के के साथ यहाँ पे 1 है। इसी तरह से इसका भी रखना है थर्ड रो में। तो आई जे के इनका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है और ये -1 है। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा है और इसको डिटरमिनेंट से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अब इस वैल्यू को निकालने के लिए अगर आपने डिटरमिनेंट को पढ़ा है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं तो मैं बताता हूँ, आप देख लो, इसको ध्यान से समझ जाओगे। तो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से, जहाँ से भी स्टार्ट करोगे उस पूरे रो में चलना पड़ेगा या उस पूरे कॉलम में चलना पड़ेगा। ये नियम है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। तो ट्रेडिशनली हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे हमने आई कैप ले लिया। अब इनके सामने से एक रो है उसको कैंसिल करो और सामने का कॉलम को कैंसिल करो। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है ये वैल्यू। तो ये डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। बाय रूल यहाँ माइनस लेते हैं, फिर ये 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जे आ जाता है। तो बच्चों डिटरमिनेंट के अंदर एक साइन की बात करते हैं। साइन क्या है, तो यहाँ प्लस शुरू करते हैं, अल्टरनेटली माइनस प्लस, फिर डाउन, यहाँ पे डाउन में चलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस, फिर माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट साइन होता है। तो अगर इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, ये प्लेस वैल्यू यहाँ प्लस है, इसका जे का प्लेस वैल्यू माइनस है। तो अब जे के प्लेस वैल्यू को अगर हम यहाँ माइनस देते हैं, तो जे के वैल्यू को यहाँ माइनस दे दिया। अब इसी तरह से फिर जे के सामने से अगर हम एक लाइन लेते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को मिला करके हम लोग उस लाइन पर पढ़ने वाले उसको हम लोग डिलीट करते हैं, बोलते हैं इसको डिलीट कर दो, या ये समझो कि उस टाइम नहीं लेना है। तो अब फिर डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। और बाय रूल अब ये क्या लेना है, हमको माइनस लेना है, फिर माइनस लिया, फिर डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी i और 1 × 1 इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। 1 से अगेन फिर हम लोग सेम प्रोसेस को k के लिए रिपीट करते हैं। तो जब k के लिए रिपीट करेंगे तो फिर बात आएगी, अब हमने k के लिए लिया, जब हमने k लिया तो इसका प्लेस साइन बच्चों पॉजिटिव है, k का प्लेस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने यहाँ प्लस k ले लिया, k कैप ले लिया। उसके बाद इनके सामने का कॉलम और सामने के रो को डिलीट करते हुए चलते हैं हम लोग, फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1 हो जाएगा, और फिर बाय रूल माइनस आता है, -1 × 1 -1 आ जाएगा, यानी -1 फिर आ रहा है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब इस वैल्यू को अगर हम शॉर्ट आउट करते हैं तो 1 - 1 0 मल्टीप्लाइड तो 0 हो जाएगा, ये -1 ये -2 हो जाएगा, -2 को -j से मल्टीप्लाई करोगे तो 2j हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 2 हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 2k हो गया। तो ये वैल्यू जो टॉर्क का हुआ, ये टॉर्क का वैल्यू हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया 2j + 2k। अब यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया है, मैग्नीट्यूड का मतलब है दोनों तरफ हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं, तो दोनों तरफ मॉड्यूलस लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बस सिंपली इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं है, मॉड्यूलस लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये दोनों तरफ हमने क्या करा, ये वैल्यू आया हमारा 2j एंड +2k, दोनों तरफ हमने मोड ले लिया, तो मोड लिया तो इसका एरो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट वेक्टर में अगर मोड लेते हो तो उसके जो वैल्यू होता है √, कोफिशिएंट ऑफ i j k, उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 4 + 4 8, यानी √8, या इसको हम जो है कह सकते हैं 4 × 2, 4 × 2 = 8, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2√2, तो ये हो गया वैल्यू। चूंकि यहाँ पे यूनिट दिया हुआ बच्चों, न्यूटन दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो आप यहाँ यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन मीटर लिख दो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा टॉर्क का वैल्यू। तो टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल का निकाल लिया। उसी तरह से बच्चों एक और न्यूमेरिकल आता है हमारा, टू मेंटेन अ रोटर ऑफ ए यूनिफॉर्म एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 200/s, एन इंजन नीड्स to transmit a torque of 180 Newton meter. The power of the engine is, कहता है कोई इंजन है किसी एक सर्कुलर मोशन को या सर्कुलर के एंगुलर स्पीड को मेंटेन करने के लिए, और वो एंगुलर स्पीड जो है वो है 200/s, यानी 1 सेकेंड में 200 टाइम्स वो रोटेट कर लेता है, 200 टाइम्स वो घूम जाता है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दिया हुआ है, तो ये ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 200/s, यानी सेकेंड इनवर्स, और उसको इस तरह से ये स्पीड देने के लिए हमें टॉर्क देना पड़ेगा। जब किसी चीज को हम रोटेट करने की बात करते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कि वहां टॉर्क अप्लाई करना है, किसी चीज को डिस्प्लेस करने की बात करते हैं लीनियर में, तो हम वहां कहते हैं फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। और टॉर्क हमने कितना लगाया है, तो टॉर्क यहाँ लगाया 180 न्यूटन मीटर,
न्यूटन मीटर। अब हमें यहाँ पे इंजन का पावर की बात करना है, इंजन का पावर कितना है। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि इंजन का पावर या पावर ऑफ द टॉर्क जो होता है वो टॉ इंटू ओमेगा होता है, टॉ इंटू ओमेगा। तो टॉ कितना हो गया यहाँ पे, टॉ हो गया 180 और ओमेगा का वैल्यू हो गया 200। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 2 जा 36 और यहाँ पे 3 zeros आ गया, 3 zeros। तो ये इतना हो गया, ये पावर हो गया। अब इसको अगर हम लोग एसआई यूनिट में अगर बात करेंगे तो पावर का एसआई यूनिट हमारा यहाँ वाट हो जाता है। तो चाहे तो इसको वाट लिखेंगे या इसको जूल पर सेकेंड भी कहते हैं इसको हम लोग, चाहे तो इसको जूल पर सेकेंड कहेंगे। चूंकि पावर का जो वैल्यू होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क का अगर लेते हैं ये जूल हो जाता है और टाइम के लिए अगर लेते हैं तो सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड लेते हैं कभी कभी, या इसी को हम लोग वाट भी कहते हैं। तो अगर इसको वाट कहोगे तो ये वाट आ जाएगा। अब अगर यहाँ यूं कहें कि ये अगर 3 zeros है, अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे एक किलो हो जाएगा, यानी ये यहाँ से इसको हम कह सकते हैं 3600, या ऐसे समझो 1000 का मतलब 10 पावर 3, ये वाट हो गया। अब 10 पावर 3 को हम किलो भी कहते हैं, जैसे योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, अट्टो, जेप्टो, एक्टो, ये हमारा प्रीफिक्सेस है जो अक्सर यूज करते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिक्स में। तो इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे किलो कहते हैं। तो यहाँ अगर हम किलो लिख दें तो ये हो जाएगा 36 किलोवाट। ये हो गया इस पावर का वैल्यू। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल में अगर बिल्कुल न्यू व्यूवर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई हम अपलोड करेंगे तो हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।